क्या आपकी पेंशन से भी अचानक 17 से 20 लाख रुपए की रिकवरी का मैसेज आ सकता है? एक ऐसा मैसेज जिसे देखकर किसी भी इंसान की एक पल को सांस ही रुक जाए। आज हम इसी खौफनाक रिकवरी के पीछे का असली डिजिटल सच खोलेंगे, जानेंगे कि अप्रैल की पेंशन में आपका डीए क्यों गायब हो गया और 8th पे कमीशन की बंद कमरों की बैठकों में आपकी भविष्य की कौन सी बिसात बिछाई जा रही है। जय हिंद। स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। वैसे मुझे लगता है आज की हमारी ये चर्चा सिर्फ खबरों या आदेशों को पढ़ने तक सीमित नहीं रहने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि आज हम उस पूरे तंत्र, उस सिस्टम के अंदर गहराई से झांकेंगे जो आपकी बेसिक पे, डीए, पेंशन और अलाउंस को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। क्योंकि एक बात जान लीजिए, जब तक आप सिस्टम के काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे ना, सिस्टम आपकी जेब और आपके मानसिक सुकून पर हावी रहेगा। सही कहा आपने। और आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रैल की पेंशन के उस सस्पेंस से जिसने मतलब सबको चौंका कर रख दिया। हाँ, वो जो एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन कंफ्यूज करने वाला पैटर्न देखने को मिला है। 26 अप्रैल को रविवार का दिन था, फिर भी बैंकों ने धड़ाधड़ पेंशन क्रेडिट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और जहां तक डिफेंस पेंशनर्स की बात है, स्पर्श के माध्यम से भी 30 तारीख को पेंशन लाइनअप हो गई थी। जो सुन के लगा कि चलिए डिजिटल इंडिया का फायदा मिल रहा है, छुट्टी वाले दिन भी पैसे आ रहे हैं। हाँ, वो खुशी तो थी, लेकिन जब हमारे पेंशनर्स ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो एक बहुत बड़ा लेकिन सामने आ गया। बिल्कुल। वो लेकिन ये था कि पेंशन खाते में तो आई, पर वो पुराने 58% डीए यानी महंगाई भत्ते के हिसाब से आई। हाँ, जबकि सबको पूरी उम्मीद थी कि इस महीने बढ़े हुए 60% डीए के हिसाब से पेंशन आएगी। सही बात है। जो 60% का एरियर और बढ़ा हुआ अमाउंट आना था ना, वो गायब है। गायब है? मतलब अब सवाल ये है कि जब सरकार ने घोषणा कर दी थी तो पैसा गया कहाँ? ऐसा क्यों हुआ? मैं यही सोच रही थी। देखिए, इसके पीछे का जो विज्ञान है या कहें कि सरकारी सिस्टम की जो सुस्ती है, उसे बहुत बारीकी से समझना होगा। सरकार जब कैबिनेट मीटिंग में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो वो पूरे देश के लिए एक बड़ी न्यूज हेडलाइन बन जाती है। हाँ, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है। बिल्कुल। तो आम इंसान को लगता है कि मंत्री जी ने टीवी पे बोल दिया, मतलब अगले ही दिन बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन असल हकीकत यह है कि टीवी पर घोषणा होने और आपके बैंक खाते में पैसा पहुंचने के बीच एक बहुत लंबी, जटिल और पुरानी कागजी प्रक्रिया होती है। रुको, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जी पूछिए। आज के इस आधुनिक दौर में जहां हम एक सेकंड में अपने फोन से यूपीआई के जरिए पैसा भेज देते हैं, वहां एक सरकारी आदेश को कंप्यूटर सिस्टम में अपडेट करने में हफ्तों क्यों लग जाते हैं? या ये सिर्फ बाबुओं की लाल फीताशाही है या कोई और तकनीकी पेंच है इसमें? देखिए, लाल फीताशाही से ज्यादा ये सरकारी खजाने को सुरक्षित रखने का एक बहुत पुराना चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ना, वित्त मंत्रालय को इसका एक आधिकारिक सर्कुलर तैयार करना होता है। अच्छा। इसे तकनीकी भाषा में डीआर लेटर कहते हैं। ये लेटर कोई साधारण व्हाट्सएप मैसेज नहीं है। इस पर बाकायदा बड़े अधिकारियों के साइन होते हैं। इसकी फाइनेंशियल स्क्रूटनी होती है और ये तय किया जाता है कि खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। मतलब पूरी कैलकुलेशंस होती हैं। बिल्कुल। फिर ये सर्कुलर देश भर के सभी बैंकों के हेड ऑफिस, उनके सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर, ट्रेजरी ऑफिस और स्पर्श जैसी अथॉरिटीज को भेजा जाता है। अच्छा, मतलब जब तक वो डीआर लेटर संबंधित विभाग की टेबल पर नहीं पहुंचता, तब तक सिस्टम आगे नहीं बढ़ता? एकदम सही। और असली तकनीकी खेल उस लेटर के पहुंचने के बाद शुरू होता है। वो कैसे? जो सॉफ्टवेयर लाखों लोगों का डेटा एक साथ प्रोसेस करता है ना, उसमें पुराने 58% रेट को मैनुअली अप्रूव करके 60% में अपडेट किया जाता है। अब सोचिए, पेंशन या सैलरी रिवीजन के लिए हर बैंक को एक कट ऑफ डेट चाहिए होती है। हाँ, वो महीने की 20 या 25 तारीख वाली। जी, जिसके बाद सैलरी का बिल लॉक हो जाता है। अगर वित्त मंत्रालय का डीआर लेटर उस कट ऑफ डेट के बाद पहुंचा तो सिस्टम को पुरानी कमांड ही फॉलो करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं इसे एक आम जिंदगी की भाषा में समझूं, हाँ बताइए। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आप ऑफिस में दिवाली बोनस की उम्मीद कर रहे हो। आपने पूरी प्लानिंग कर ली कि इस बार बोनस के पैसों से घर का क्या क्या सामान खरीदना है। हाँ। लेकिन जब महीने की आखिरी तारीख को सैलरी का मैसेज आए तो खाते में सिर्फ नॉर्मल सैलरी ही क्रेडिट हो। बिल्कुल। क्योंकि आपके बॉस ने एचआर को बोनस का अप्रूवल तो दे दिया था, लेकिन एचआर ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वो फाइल महीने की 25 तारीख तक नहीं भेजी और अकाउंट्स ने पुरानी सैलरी ही ट्रांसफर कर दी।
आपका ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। डिजिटल युग में पैसा ट्रांसफर करना वाकई आसान है, लेकिन सरकारी धन के आवंटन में जो परमिशन का चक्र है वो आज भी मैनुअल है। समझ रही हूँ। बैंक या स्पर्श आपकी पेंशन रोक तो सकते नहीं है, उन्हें 30 तारीख तक पैसा हर हाल में भेजना ही है। तो कट ऑफ डेट मिस होते ही सिस्टम बाय डिफॉल्ट पिछले महीने के रेट पर ही पूरी साइकिल घुमा देता है। तो इस बार केंद्र सरकार के उस आधिकारिक डीआर लेटर को जारी होने में ही देरी हुई। हाँ, कुछ दिनों की देरी हुई और उसी देरी ने इस पूरी प्रक्रिया को पिछले रेट पर धकेल दिया। तो अब इसका समाधान क्या है? हमारे जो हजारों पेंशनर्स मायूस हैं, उनके लिए आगे का रोड मैप क्या है? वो बढ़ा हुआ 2% अमाउंट हवा में तो गायब नहीं हो गया ना? अरे नहीं, वो पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। अच्छा, शुक्र है। आपको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। सिस्टम का ये तय नियम है कि अगर कट ऑफ मिस होने की वजह से पेमेंट नहीं हो पाई है तो अगले साइकिल में उसका एरियर ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाता है। तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं? ये लगभग तय है कि 10 मई से पहले पिछले 3 से 4 महीनों का जो भी अरियर बनता है वो सप्लीमेंट्री बिल के रूप में सीधे खातों में आ जाएगा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और जब मई महीने की नियमित पेंशन आएगी ना, तो वो पूरी तरह से नई बेसिक पे और 60% डीए के साथ क्रेडिट होगी। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसे ही सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि सही जानकारी ही आपको उन बड़े और डरावने झटकों से बचा सकती है जो आजकल बिना किसी पूर्व सूचना के आ रहे हैं। सच में। और डरावने झटकों से मुझे याद आया, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जिसने आजकल हमारे लाखों पेंशनर्स की रातों की नींद उड़ा कर रखती है। अब उसी खौफनाक रिकवरी नोटिस की बात कर रही है ना? हाँ, मैं सच कहूँ तो ये सुनकर ही अंदर से सहर जाती हूँ। पैसे खाते में थोड़ी देर से आए वो तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है। सही बात है। लेकिन सोचिए, आप रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं और अचानक आपके फोन पर मैसेज आए कि आपको 17 लाख रुपए या 20 लाख रुपए सरकार को वापस करने हैं। हाँ, ये बहुत भयानक है। 8 लाख 10 लाख की रिकवरियां निकाली जा रही हैं। ये क्या मजाक है? क्या अचानक से सबने बैंक में डकैती डाल दी थी? देखिए, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि आज के इस डिजिटल ट्रांजिशन के दौर की एक बहुत ही गंभीर और खौफनाक हकीकत है। 20 लाख रुपए की रिकवरी का मतलब समझती हैं आप? एक आम इंसान की पूरी जिंदगी की कमाई। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है एक आम सर्विस पेंशनर या फैमिली पेंशनर की जीवन भर की जमा पूंजी, उनका पूरा बैंक बैलेंस एक ही झटके में दांव पर लग जाना। बाप रे। हमें यह समझना होगा कि अचानक ये रिकवरी का जिन बोतल से बाहर कैसे आ गया। हाँ, वही मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये भारी गलती हो कहाँ रही है? अगर किसी ने बैंक से कोई लोन नहीं लिया, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, तो रिकवरी क्यों? ये सारी गड़बड़ी मुख्य रूप से स्पर्श पोर्टल में डेटा माइग्रेशन के दौरान सामने आ रही है। अच्छा, स्पर्श की वजह से। हाँ। इसे समझने के लिए हमें काल्पनिक पेंशनर रमेश जी का उदाहरण लेना होगा। ठीक है, बताइए। मान लीजिए रमेश जी 2012 में फौज से रिटायर हुए। उस समय पेंशन का पूरा काम बैंक मैनुअली देखते थे। हाँ, तब तो सब कागजों पर होता था। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट के वक्त बैंक के किसी क्लर्क ने रमेश जी की रैंक या उनकी बेसिक पे को सिस्टम में दर्ज करते वक्त एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक कर दी। मान लीजिए उनकी बेसिक पे 20,000 होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से 22,000 दर्ज हो गई। अच्छा, मतलब रमेश जी को पिछले 10-12 साल से हर महीने 2,500 रुपए ज्यादा मिल रहे थे। बिल्कुल। और रमेश जी को लगा कि यही उनकी सही पेंशन है, क्योंकि पैसा तो बैंक दे रहा है। सही बात है। आम आदमी को क्या पता कैलकुलेशन का। 12 साल बीत गए। अब सरकार ने पुरानी बैंकिंग व्यवस्था को बदलकर एक पूरी तरह से डिजिटल और सेंट्रलाइज सिस्टम लॉन्च कर दिया, यानी स्पर्श। हाँ, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। देश भर के बैंकों का सारा पुराना डेटा उठकर स्पर्श के नए क्लाउड सर्वर में माइग्रेट किया जाने लगा। और अब स्पर्श के एडवांस्ड सॉफ्टवेयर ने उस पुरानी गलती को पकड़ लिया। एकदम सही पकड़ा आपने। समस्या ये है कि स्पर्श का सिस्टम इंसानी भावनाओं या मजबूरियों को नहीं समझता। वो तो मशीन है। हाँ, वो सिर्फ 0 और 1 के कोड और एल्गोरिथम पर चलता है। उसने रमेश जी के पुरानी पीपीओ को नए डेटा से मैच किया। सॉफ्टवेयर ने देखा कि 12 साल से रमेश जी को बेसिक पे ज्यादा जा रही है, तो उसने तुरंत एक्शन ले लिया। उसने तुरंत एक ऑटोमेटिक कोड रन किया, पिछले 144 महीनों का सारा पैसा जोड़ा और रमेश जी को सीधा 17 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस भेज दिया। बाप रे। सिस्टम ने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि गलती 12 साल पहले बैंक के बाबू ने की थी, रमेश जी ने नहीं। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। बिल्कुल है। सोचिए, अगर 10 साल पहले बैंक अपनी खुद की गलती से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दे, आप उसे अपनी मेहनत की कमाई समझकर खर्च कर लें,
हाँ, कोई अपनी बेटी की शादी कर दे या कोई छोटा सा घर बना ले। और 10 साल बाद बैंक का सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो और आपके घर सीधा 20 लाख का बिल आ जाए बिना किसी वार्निंग के। सही बात है। एक 75 साल का बुजुर्ग फैमिली पेंशनर 17 लाख का ऐसा नोटिस देखकर तो हार्ट अटैक का ही शिकार हो सकता है। ये तो एक तरह से संसुगातत प्रताड़ना हो गई। और इसीलिए इस स्थिति में पैनिक ना करना सबसे ज्यादा जरूरी है। घबराने के बजाय ना बहुत ही तार्किक और कैलकुलेटेड कदम उठाने की जरूरत है। क्या कदम? अगर किसी भी सर्विस पेंशनर या फैमिली पेंशनर को ऐसा डरावना मैसेज आता है तो उन्हें तुरंत 2 बहुत ही महत्वपूर्ण एक्शन लेने हैं। अगर मेरे पास ऐसा कोई लाखों का नोटिस आता तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता अपनी फाइल उठाकर सीधा बैंक मैनेजर के पास भागना और उससे बहस करना, जो कि ज्यादातर लोग करते भी हैं। लेकिन क्या बैंक इस डिजिटल युग में कोई मदद कर पाएगा? नहीं, बैंक अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी पेंशन का पूरा कंट्रोल बैंक के हाथ से निकल कर स्पर्श के पास जा चुका है। तो फिर जाना कहाँ है? आपका पहला एक्शन होना चाहिए हथियार और डेटा जुटाना। अच्छा। सबसे पहले किसी भी तरह स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करें और अपनी पेंशन स्लिप के साथ साथ अपनी रिकवरी शीट डाउनलोड करें। मतलब हवा में तीर बिल्कुल न चलाएं। बिल्कुल नहीं। उस शीट में साफ साफ लिखा होता है कि रिकवरी किस कारण से निकाली गई है, कुल अमाउंट कितना है और अब आपकी पेंशन से हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट काटी जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ने आपकी कौन सी कैलकुलेशन मिस्टेक पकड़ी है। जी, समझ गई। मतलब जब तक बीमारी का पूरा कच्चा चिट्ठा नहीं निकलेगा, इलाज शुरू नहीं हो सकता। एकदम सही। और फिर दूसरा एक्शन क्या है? दूसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है सिस्टम पर पलटवार करना। तुरंत CPNGMS पोर्टल पर जाकर अपनी आधिकारिक शिकायत दर्ज करें। CP ग्राम। मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस पोर्टल को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं होते। हाँ, लोगों में ये गलतफहमी है। आम धारणा ये है कि ये भी कोई सरकारी खानापूर्ति वाला पोर्टल होगा जहां लोग शिकायतें डाल देते हैं और सालों तक फाइलें धूल खाती रहती हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। CP ग्राम कोई साधारण कंप्लेंट बॉक्स नहीं है। तो क्या है? ये सीधे भारत सरकार और संबंधित मंत्रालयों की निगरानी से जुड़ा हुआ एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म है। अच्छा। और इसमें एक बहुत बड़ा कानूनी पेच है जो आपको बचा सकता है। कैसा कानूनी पेच? क्या ऐसा कोई नियम है जो बैंक की गलती का हर्जाना पेंशनर को भरने से रोकता हो? बिल्कुल है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब बनाम रफीक मसीह केस में बहुत ही साफ और सख्त गाइडलाइंस दिए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है? जी। इस ऐतिहासिक फैसले के अनुसार अगर विभाग या बैंक की गलती से ग्रुप C, ग्रुप D के कर्मचारियों या किसी भी रिटायर्ड कर्मचारी को कोई ओवर पेमेंट हो जाता है और उसमें कर्मचारी का अपना कोई फ्रॉड शामिल नहीं है, हाँ, मतलब उनकी नीयत खराब नहीं थी। बिल्कुल, तो आप 5 साल या 10 साल बाद उस गरीब या बुजुर्ग इंसान से रिकवरी नहीं कर सकते। अरे वाह। जब आप CP ग्राम पर कंप्लेंट डालते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का हवाला देते हुए लिखते हैं कि ये रिकवरी गलत है, तो उस शिकायत को इग्नोर करना किसी भी अधिकारी के लिए मुमकिन नहीं होता। मतलब ये काम करता है? 100%। कई मामलों में सिर्फ एक ठोस CP ग्राम कंप्लेंट की बदौलत 10 लाख और 20 लाख की गलत रिकवरियां पूरी तरह से रुकवाई गई हैं। क्या बात कर रहे हैं? जी, और जो पैसा कट गया था ना, वो वापस रिफंड भी हुआ है। वाओ, ये जानकारी तो सच में सोने जैसी है। मतलब अगर आपको सही डिजिटल टूल का इस्तेमाल करना आता है तो आप सिस्टम की बेतुकी और निर्मम गलती को उसी के हथियारों से हरा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। रिकवरी का मैसेज आए तो घबराएं नहीं, स्लिप निकालें और CP ग्राम का दरवाजा खटखटाएं। जी। चलिए, ये तो बात हो गई वर्तमान पेंशन को डिजिटल सिस्टम की गलतियों से बचाने की। लेकिन अब रुख करते हैं भविष्य की तरफ। हाँ, 8वें वेतन आयोग की तरफ। बिल्कुल, हमारी आर्थिक सुरक्षा का जो अगला सबसे बड़ा पड़ाव है 8th पे कमीशन। अप्रैल और मई के महीनों में इसे लेकर अंदर खाने बहुत हलचल मची हुई है। हाँ, 8वें वेतन आयोग की चर्चा इस वक्त सच में अपने सबसे क्रिटिकल दौर से गुजर रही है। अभी जो बैठकों का दौर चल रहा है ना, उसी में भविष्य की सैलरी रिवीजन की पूरी बुनियाद रखी जा रही है। मैंने भी इसके बारे में काफी सुना है। कई कमेटियां बन रही हैं, मेमोरेंडम तैयार किए जा रहे हैं। जी। अभी हाल ही में जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी हैं श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्हें सरकार के सचिव द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया था। बिल्कुल, वो मीटिंग बहुत अहम थी। लेकिन मैं एक आम कर्मचारी के नजरिए से पूछना चाहती हूँ। जी। अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां कमेटी बन गई या फलां ज्ञापन सौंप दिया गया। हाँ। क्या ये सिर्फ एक लंबी कागजी प्रक्रिया है जो सालों साल चलेगी, या सच में इसका असर जल्द ही हमारी जेब पर पड़ने वाला है? देखिए, ये शंका बहुत स्वाभाविक है,
लेकिन इसे सिर्फ कागजी प्रक्रिया समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा। पे कमीशन कोई जादुई छड़ी नहीं है कि आज घुमाई और कल बेसिक पे बढ़ गई। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, डेटा ड्रिवन और मैथमेटिकल प्रोसेस है। जो मेमोरेंडम आज तैयार हो रहे हैं ना, वो ये तय करेंगे कि जब पे कमीशन अपनी रिपोर्ट ड्राफ्ट करेगा तो उसमें महंगाई का फॉर्मूला क्या होगा और सबसे अहम चीज फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। ये फिटमेंट फैक्टर वाला शब्द बार बार हर चर्चा में आता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। असल में ये है क्या और इसका सीधा असर मेरी सैलरी या पेंशन के अमाउंट पर कैसे पड़ेगा? फिटमेंट फैक्टर दरअसल वो जादुई नंबर या मल्टीप्लायर है जो आपकी आज की मौजूदा सैलरी को भविष्य की सैलरी में तब्दील करता है। कैसे? चलिए इसे इतिहास के पन्नों से समझते हैं। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो ये फैक्टर 2.57 तय किया गया था। मतलब अगर छठे वेतन आयोग में किसी की बेसिक पे 10,000 थी तो उसे 2.57 से गुणा करके 7वें वेतन आयोग में नई बेसिक पे 25,700 कर दी। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपका, लेकिन उस वक्त भी कर्मचारी यूनियनों की बहुत मजबूत मांग थी कि ये फैक्टर कम से कम 3.68 होना चाहिए, ताकि न्यूनतम वेतन 18,000 के बजाय 26,000 हो सके। हाँ, लेकिन सरकार ने उसे 2.57 पर ही लॉक कर दिया। अब 8वें वेतन आयोग के लिए इसी फैक्टर को तय करने पर सबसे बड़ी जंग चल रही है। तो अब क्या मांगे? पिछले 10 सालों में जो महंगाई बढ़ी है, खाने पीने से लेकर इलाज तक की जो लाइफस्टाइल कॉस्ट बढ़ी है, उसे देखते हुए यूनियन लीडर्स जैसे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी सरकार पर यह भारी दबाव बना रहे हैं कि नया फिटमेंट फैक्टर किसी भी हालत में 2.86 से लेकर 3.0 के बीच होना चाहिए। अच्छा, तो अगर ये फिटमेंट फैक्टर 3.0 के आसपास तय हो जाता है तो हर कर्मचारी और पेंशनर की बेसिक पे में एक जबरदस्त और ऐतिहासिक उछाल देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। और ये सब तभी संभव है जब आज इन शुरुआती बैठकों में यूनियन सरकार के सामने मजबूत आर्थिक तर्क रखें। मतलब अभी से प्रेशर बनाना जरूरी है। बिल्कुल। उन्हें जीडीपी की ग्रोथ, इन्फ्लेशन इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का पूरा डेटा मजबूती से सामने रखना होगा। अगर ये फाउंडेशन आज कमजोर रह गया ना, तो एक बार जब पे कमीशन की रिपोर्ट फाइनल होकर छप गई, तब कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं बदल सकेगा। सही बात है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये शुरुआती बैठकें सिर्फ अखबार की न्यूज नहीं है, ये आपके अगले 10 सालों की वित्तीय सुरक्षा का असली ब्लूप्रिंट है। मतलब ये वो क्रिटिकल समय है जब खेल के असली नियम तय हो रहे हैं। अगर अभी हम जागरूक नहीं रहे तो अगले 1 दशक तक नुकसान उठाना पड़ेगा। एकदम। ये कई नियम है। एक बड़ा मुद्दा जो मेरी नजर में बार बार आता है वो है ड्यूअल पेंशन, यानी दोहरी पेंशन का नियम। ओह, ड्यूअल पेंशन, ये सच में एक बहुत ही स्पेसिफिक और अक्सर गलत समझा जाने वाला नियम है। हाँ, लोगों में एक आम धारणा बन गई है कि कोई भी व्यक्ति 2 पेंशन एक साथ ले सकता है। हाँ। जैसे किसी महिला को अपनी खुद की सरकारी सर्विस की पेंशन भी मिल रही हो और उनके पति के निधन के बाद उनकी फैमिली पेंशन भी मिल रही हो। तो क्या ऐसा नहीं है? क्या एक ही परिवार में 2 पेंशन एक साथ नहीं आ सकती? यहीं पर सिस्टम का वर्गीकरण समझना होगा। ड्यूअल पेंशन का जो ये नियम है ना, वो मुख्य रूप से हमारे डिफेंस पेंशनर्स यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के परिवारों के लिए लागू होता है। अच्छा, सिर्फ डिफेंस के लिए? हाँ, वहां अगर पत्नी खुद नौकरी में थी और पति फौज में थे, तो पति के शहीद होने या निधन होने पर पत्नी को अपनी सर्विस पेंशन के साथ साथ पति की पूरी फैमिली पेंशन भी मिलेगी। लेकिन सिविलियन विभागों में ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। सिविलियन विभागों में या स्टेट गवर्नमेंट में ड्यूअल पेंशन के नियम बहुत अलग और काफी सख्त हैं। वहाँ क्या नियम है? वहाँ अक्सर एक सीलिंग लिमिट होती है या फिर आपको दोनों में से कोई एक पेंशन जो ज्यादा हो वो चुननी पड़ती है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी ये सोचता है कि वो डिफेंस वाली तर्ज पर आसानी से 2 पेंशन एक साथ ले लेगा, तो वो पूरी तरह से गलत जानकारी का शिकार है। तो अगर किसी डिफेंस फैमिली पेंशनर की एक पेंशन आ रही है और दूसरी अचानक रुक गई है, तो उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें बैंक ब्रांच या स्पर्श में जाकर ये चेक करना चाहिए कि क्या उनका लाइफ सर्टिफिकेट सही समय पर दोनों पेंशन अकाउंट्स के लिए अपडेट हुआ है या नहीं। अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग? हाँ, अक्सर होता यह है कि लोग एक पेंशन अकाउंट का जीवन प्रमाण पत्र तो जमा कर देते हैं, लेकिन दूसरे का भूल जाते हैं। सिर्फ एक साधारण से लाइफ सर्टिफिकेट के मिस होने की वजह से पूरी की पूरी पेंशन होल्ड पे चली जाती है। और दस्तावेजों से याद आया, एक और डॉक्यूमेंट है जिसने बहुत सिरदर्द बढ़ा रखा है, पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर। पीपीओ तो किसी भी पेंशनर के लिए गीता या कुरान की तरह है। इसके बिना आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इसके बिना आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते।
लेकिन पहले तो पीपीओ की एक अच्छी खासी फिजिकल कॉपी घर आती थी, लाल रंग की बुकलेट। हाँ, पुरानी यादें। अब जब से ये स्पर्श आया है, लोग बहुत परेशान हैं। बुजुर्ग पूछते हैं कि भैया मेरा पीपीओ कहाँ है, कौन से दफ्तर में जाऊं इसे लेने। ये हमारे सिस्टम के डिजिटल ट्रांजिशन का सबसे बड़ा दर्द है। हमारे बुजुर्गों को समझना होगा कि अब पीपीओ पूरी तरह डिजिटल हो गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ या ई-पीपीओ कहते हैं। तो ये मिलेगा कैसे? आपको किसी भी रिकॉर्ड ऑफिस या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप स्पर्श पोर्टल पर अपने यूजरनेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें, वहां से अपनी ई-पीपीओ खुद पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करें। उसी में सब लिखा होता है? जी, उस एक पेज के डॉक्यूमेंट में आपकी बेसिक पे, आपकी रैंक, आपका अलाउंस, सब कुछ बिल्कुल सटीक लिखा होता है। ये सुनकर तो लगता है कि टेक्नोलॉजी ने चीजें बहुत आसान कर दी हैं। घर बैठे सब कुछ हो रहा है। हाँ, अगर इस्तेमाल करना आए तो। अच्छा, एक बात और, हम लगातार स्पर्श, डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। भारत में लाखों राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स भी तो हैं। बिल्कुल है। अगर उनके साथ बेसिक पे या रिकवरी की कोई गड़बड़ी होती है तो वो कहाँ जाएं? क्या वो भी सीपी ग्राम पर शिकायत डाल सकते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सीपी ग्राम मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे रेलवे, पोस्टल या डिफेंस के विभागों के लिए डिजाइन किया गया है। तो स्टेट वालों का क्या था है? क्या उन्हें आज भी पुराने तरीके से फाइलों में उलझना पड़ेगा? नहीं, हर राज्य सरकार ने अब सीपी ग्राम की ही तर्ज पर अपना एक अलग डेडिकेटेड शिकायत निवारण पोर्टल बना लिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए, गुजरात सरकार का अपना एक अलग स्वागत पोर्टल है, उत्तर प्रदेश में जन सुनवाई पोर्टल है। राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपनी शिकायत सीधे अपने स्टेट के इन डिजिटल पोर्टल्स पर दर्ज करनी चाहिए। ये सच में अहम जानकारी है। मैंने अक्सर देखा है कि जब राज्य स्तर के किसी बुजुर्ग पेंशनर की पेंशन कटती है ना, तो वो सीधा अपना थैला उठाते हैं और कलेक्टर ऑफिस की तरफ भागते हैं। हाँ, जो कि बहुत दुखद है। महीनों तक फाइलें लेकर बाबुओं में चक्कर काटते रहते हैं और कोई उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाता। और हमें यही तो रोकना है। आपको बाबुओं के चक्कर नहीं काटने हैं। सही जगह पर डिजिटल तरीके से शिकायत दर्ज करना ही आधी समस्या का समाधान है। जब आप पोर्टल पर शिकायत करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल बन जाती है, एक टिकट नंबर जनरेट होता है। उस टिकट को कोई भी अधिकारी ऐसे ही डस्टबिन में नहीं डाल सकता। उसे एक तय समय सीमा के अंदर लिखित में जवाब देना ही होगा। मतलब जिम्मेदारी तय हो जाती है। बिल्कुल। कलेक्टर ऑफिस में धक्के खाने से लाख गुना बेहतर इस डिजिटल ताकत का इस्तेमाल करना। बिल्कुल। और इन सारी डिजिटल ताकतों, चाहे वो स्पर्श हो, सीपी ग्राम हो या स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो, इन सबको देखकर मेरे मन में एक बहुत गहरा और थोड़ा कड़वा विचार आ रहा है। कैसा विचार? इन सभी पोर्टल्स को लाया तो इसलिए गया था ताकि सिस्टम में पारदर्शिता आए, फाइलों की स्पीड बढ़े और आम इंसान को सहूलियत हो। इसमें कोई शक नहीं है। उद्देश्य बहुत प्रोग्रेसिव है और इससे करप्शन में भी भारी कमी आई है। उद्देश्य प्रोग्रेसिव है, लेकिन क्या इस बेतहाशा डिजिटल रेस में हम अपने उन बुजुर्ग पेंशनर्स को पीछे तो नहीं छोड़ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल भी सहज नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। सिस्टम की स्पीड तो 2024 वाली हो गई, लेकिन जो इंसान 1980 या 90 में रिटायर हुआ था, वो तो आज भी मैनुअल माइंडसेट में जी है। सही कह रही हैं आप। एक 80 साल के रिटायर फौजी से या एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग फैमिली पेंशनर से ये उम्मीद करना कि वो इंटरनेट कैफे जाकर स्पर्श पर लॉगिन करेंगे, अपनी ई-पीपीओ डाउनलोड करेंगे और लाखों की रिकवरी होने पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए सीपी ग्राम पर एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करेंगे, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना और एक बहुत कड़वी सच्चाई है। हमने रातों रात अपना सॉफ्टवेयर और सिस्टम तो अपग्रेड कर दिया, लेकिन अपने यूजर्स को अपग्रेड करने की कोई ट्रेनिंग, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया। हाँ, यही मुख्य कारण है कि हम 20-20 लाख की रिकवरी के खौफनाक मामले देख रहे हैं। पेंशनर्स को सालों तक पता ही नहीं चला कि उनके डिजिटल खाते के बैकएंड में क्या कैलकुलेशन चल रही है, जब तक कि अचानक उनकी पेंशन आधी नहीं हो गई। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जी, हमारा और आपका और हमारे जो भी श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जो शायद टेक सेवी हैं, स्मार्टफोन चलाना जानते हैं, उनका ये नैतिक फर्ज बनता है कि वो एक ब्रिज का काम करें। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके गांव या सोसाइटी में कोई भी फौजी परिवार है, कोई बुजुर्ग पेंशनर है, तो थोड़ा समय निकालें, उनके पास जाएं, उनकी मदद करें, उनका स्पर्श अकाउंट सेटअप करने में, उनका लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने में उनका साथ दें। ये शायद आज के समय की सबसे बड़ी देश सेवा होगी। सच में। क्योंकि जो इंसान अपनी जवानी में सालों तक सियाचिन और कारगिल के बॉर्डर पे रहा है, या जिसने सरकारी दफ्तरों में अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा समय खपा दिया, उसे जीवन के अंतिम पड़ाव में
इस तरह अपने ही पैसों के लिए दर-दर की ठोकरें खाते हुए देखना किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। बहुत ही गहरी और विचारणीय बात कही आपने। आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद सिर्फ आपको कुछ हेडलाइन सुनाना नहीं था। हमारा मकसद आपको एम्पावर करना है, आपको सिस्टम की भाषा समझाना है, ताकि जब भी बात आपकी बेसिक पे, डीए, पेंशन या अलाउंस की हो, तो आप अपने हक के लिए मजबूती से और सही तरीके से खड़े हो सकें। और जो 8th पे कमीशन जैसी आने वाली बड़ी नीतियां हैं, उनके लिए खुद को अभी से मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।